हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी का ये पार्ट नंबर 1 है। अल बरूनी को हम 2-3 वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे, एक ही बार में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे और इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए इसको पार्ट्स में डिवाइड मैंने कर दिया है। तो क्लास 12 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, बुक नंबर 2। तो शुरुआत करते हैं अल बरूनी के बारे में। ठीक है, तो आप सबको पता है अल बरूनी फॉरेन ट्रेवलर्स थे जो बाहर से इंडिया में आए थे और इंडिया में आके उन्होंने मिडीवल टाइम की सोसाइटी के बारे में हमें जानकारी दी कि मिडीवल टाइम की सोसाइटी किस टाइप की थी। जब अल बरूनी भारत में आए थे तो मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, भारत में उस समय दिल्ली सल्तनत का रूल, मतलब दिल्ली सल्तनत से पहले की बात है। मतलब ये जब आए थे तो दिल्ली सल्तनत से पहले का टाइम है, दिल्ली सल्तनत की अभी शुरुआत नहीं हुई थी। तो उस समय के बारे में जानकारी देंगे अल बरूनी। ठीक है, तो डेट्स जैसे जैसे आएंगे हम डेट्स के साथ साथ हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टॉपिक है हमारा फ्रॉम ख्वारिज्म टू पंजाब। ख्वारिज्म टू पंजाब, अभी ख्वारिज्म क्या है और पंजाब क्या है, क्या है, क्यों ऐसी हेडिंग दी गई है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो पहली बात यह है, अल बरूनी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 973 CE। ध्यान रखना, अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा था दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1206 से 1526, मतलब दिल्ली सल्तनत से बहुत समय पहले की बात है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि हम किस समय की बात कर रहे हैं। इस समय भारत में आपको पता है, स्पेशली अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो राजपूतों का शासन चल रहा था। नॉर्थ इंडिया में राजपूत शासन चला था, एज वेल एज आप देखोगे तो गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूटाज, इनका भी मतलब यहाँ पर रूल चल रहा था। तो ये उसी समय की बात है ना। तो इनकी अगर हम बात करें तो 973 इनका जन्म हुआ था। 973 इनका जन्म हुआ था और किस जगह पर हुआ था इनका जन्म? ख्वारिज्म, ख्वारिज्म नाम की जगह पर हुआ था। और ख्वारिज्म कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो इसको पहले मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज हैं, जैसे रसिया के नीचे आप देखोगे कजाकिस्तान है, फिर यहाँ पे उज्बेकिस्तान है, फिर किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान और ये इंडिया वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये वाले जो कंट्रीज हैं इनको हम बोलते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज। क्या बोलते हैं आज की डेट में? इनको हम बोलते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज। और सेंट्रल एशियन कंट्री में ये पड़ता है आपका उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान की कैपिटल है आपकी ताशकंद। ध्यान रखना, पॉलिटिकल में आपने पढ़ा होगा ताशकंद एग्रीमेंट के बारे में। 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। कमेंट करके बताना है किस किस के बीच में हुआ था ताशकंद एग्रीमेंट, अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, तो ये वाला रीजन क्या है? उज्बेकिस्तान है और ये पहले सेंट्रल एशिया का पार्ट है। ठीक है, तो इसी जगह पर जन्म हुआ था किसका? हमारे अल बरूनी का। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ख्वारिज्म, तो ये बात हो गई। अब यहाँ से ये पंजाब आएंगे, पंजाब मतलब इंडिया वाले हिस्से में आएंगे, तो कैसे इनकी जर्नी स्टार्ट होती है सारी चीज़ हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अल बरूनी का जन्म कब हुआ था? 973 CE में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भैया? ख्वारिज्म में हुआ था। ख्वारिज्म आज की डेट में कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो रिवीजन हम करते चलेंगे। ख्वारिज्म जो है एक इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था लर्निंग का, सीखने का एक बहुत बड़ा केंद्र था। सीखने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। कहाँ पर? ख्वारिज्म पर। ही गॉट द बेस्ट एजुकेशन। उस समय की मतलब अगर हम बात करें तो उस समय पर इनको अल बरूनी को बहुत शानदार एजुकेशन मिली थी और हर चीज़ मतलब इनको मतलब सिखाई गई थी। बहुत सारी चीज़ें इनको सिखाई गई थी। अगर हम लैंग्वेज की बात करें यार, यहीं से आपको पता चल जाएगा कितनी सारी इनको लैंग्वेजेज आती थी। इनको सीरियक लैंग्वेज आती थी, अरेबिक लैंग्वेज आती थी, पर्शियन लैंग्वेज आती थी, हिब्रू लैंग्वेज आती थी। इवन भारत में आके इन्होंने संस्कृत भाषा को समझ लिया। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि कितने टैलेंटेड ये बंदे थे। आज की डेट में हमें एक दो भाषा समझ में नहीं आती अच्छी तरह से, कोई एक ढंग से समझ नहीं आते, इन्होंने तो यहाँ पे आके संस्कृत भाषा को भी समझ लिया। तो जस्ट इमेजिन हाउ ग्रेट पर्सनैलिटी ही वाज, राइट। तो बहुत सारी भाषाएं आती थी और जैसे सीरिया वाली भाषा, अरेबिक वाली भाषा, पर्शिया वाली भाषा, पर्शिया जो ईरान में बोली जाती है, हिब्रू वाली लैंग्वेज जो आज की डेट में इजराइल वाले रीजन में बोली जाती है, और संस्कृत, अब तो संस्कृत तो बिल्कुल विलुप्त सी होती जा रही है। बहुत कम नॉलेज है यहाँ पे संस्कृत की। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस के ज्ञाता थे। तो इतने महान व्यक्ति हैं कौन? हमारे अल बरूनी। ठीक है, तो जन्म कहाँ हुआ इनका? ख्वारिज्म हुआ था, यहाँ पर पैदा हुए थे 973 में। अच्छा, इन्होंने ग्रीक भाषा इनको नहीं आती थी। ग्रीक जो रोमन एम्पायर में बोली जाती थी वो लैंग्वेज इनको नहीं आती थी। फिर भी उस समय पर इनको कुछ ऐसे किताबें मिली थी, अरेबिक ट्रांसलेशन में इनको प्लेटो और बाकी ग्रीक फिलोसफर्स का इनको कुछ लिटरेचर मिल गया था, तो उसको भी इन्होंने पढ़ डाला था। इतना मतलब इनको पढ़ने का इंटरेस्ट था। तो ही डिड नॉट नो ग्रीक बट रीड वर्क्स ऑफ प्लेटो एंड अदर ग्रीक फिलोसफर। अगर ग्रीक फिलोसफर्स की हम बात करें तो प्लेटो से पहले सोक्रेटिस और फिर अरिस्टोटल, ये सारे कौन है? ग्रीक फिलोसफर्स हैं। तो इतना इनको शौक था कि उनके भी जो मतलब काम था, उन्होंने भी जो बुक्स लिखी थी उनको भी इन्होंने पढ़ डाला था, क्योंकि वो
अरेबिक भाषा में थी तो वो भी पढ़ ली थी इन्होंने। तो सोचो कितना सारा मतलब इन्होंने लिटरेचर पढ़ा था और कितनी सारी चीज़ें मतलब इनको आती थी। तो अलबरूनी की बात करें तो यहाँ पर कैसे आए, इंडिया में कैसे आए भाई, ये पंजाब में कैसे आए, ये चीज़ हमें जानने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अलबरूनी वाज वन ऑफ द मेनी स्कॉलर्स एंड पोइट्स हु वर टेकन टू गजनी बाय सुल्तान महमूद व्हेन ही इन्वेडेड ख्वारिज्म इन 1017 CE। अब ध्यान देना, यहाँ पर एक व्यक्ति की बात की जा रही है, महमूद गजनी की बात की जा रही है। आई एम श्योर आप सबने महमूद गजनी के बारे में सुना होगा, महमूद गजनवी जिनको हम बोलते हैं। तो महमूद गजनवी ने आपको पता है भारत में 17 बार अटैक किया था, 17 टाइम्स अटैक किया था, और इन्होंने ही सोमनाथ के टेम्पल पर अटैक किया था। सोमनाथ का टेम्पल जो गुजरात में, वहाँ पर अटैक किया था। तो ये वही महमूद गजनवी है। भारत में जब हम मिडीवल हिस्ट्री का इतिहास पढ़ते हैं तो जो मुस्लिम इन्वेडर्स हैं तो उनमें इनका नाम आता है। तो भारत में अटैक करने वाले मुस्लिम्स में सबसे पहले जैसे एक थे आपके सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, वो आए थे। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं महमूद गजनवी आते हैं, और तीसरे नंबर पर आते हैं मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी की लड़ाई होती है पृथ्वीराज चौहान से, बैटल ऑफ तराइन। और जब पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, ठीक है, हालांकि पहले बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, दूसरे में हार जाते हैं, तो उसके बाद फिर इंडिया में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाएगी। तो ये वही महमूद गजनवी है, ध्यान रखना, ये लूटने के पर्पज से आए थे वो वाले। तो इन्होंने, अब मैंने थोड़ा सा इंडिया का एंगल बता दिया आपको, है ना, पहली वाली हिस्ट्री बता दी। तो अलबरूनी कौन थे, ये वो व्यक्ति थे जिसको सुल्तान महमूद अपने साथ गजनी ले आया था। कहां से, ख्वारिज्म से इनको कहां ले आया गया, गजनी में ले आया गया, ठीक है। पहले क्या होता था आप सबको पता है, जो बड़े बड़े मतलब ये लीडर हुआ करते थे, बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, तो अपने दरबार में पढ़े लिखे लोगों को रखते थे, उनसे राय लेते रहते थे, उनसे सीखते रहते थे, ठीक है। खुद तो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, मगर पढ़े लिखे लोगों का इस्तेमाल करते थे। अपने दरबार में ऐसे लोगों को रखना इनका एक शौक हुआ करता था, जो इनकी हेल्प भी करते थे बहुत ज़्यादा। तो अलबरूनी के साथ साथ बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे पोइट्स को गजनी में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, महमूद गजनवी के द्वारा लाया गया था। गजनी कहां पर है, गजनी भाई आज की डेट में आप देखोगे अफगानिस्तान में, ये गजनी है ना, गजनी कहां पर है, अफगानिस्तान में। और महमूद गजनवी ने कब अटैक किया था ख्वारिज्म पर, 1017 CE में इन्होंने अटैक किया था, ठीक है। अब यहाँ पे आगे की बात करते हैं। तो इनको लाया गया था, तो होस्टेज की तरह लाया गया था, एक प्रिजनर की तरह लाया गया था। शुरू में इनका मन नहीं लगा था वहाँ पर, बाद में अब इनको पता है कि ज़िंदगी बेटा यहीं काटनी है, तो धीरे धीरे उस शहर को ये ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं। और उसके बाद फिर इनको इंडिया में लाया जाता है, और फिर बहुत सारी ज़िंदगी टिल दी एज ऑफ 70, मतलब ये यहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं ना। पहले गजनी में आएंगे, गजनी के बाद फिर ये पंजाब में आ जाते हैं, अपने इंडिया में आ जाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे इंडिया में आके, अगर हम इंडिया में आके इनका देखें तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब उल हिंद, ध्यान रखना, किताब उल हिंद, इंडिया में किताब लिखी थी। तो इस किताब उल हिंद का लिखने का पर्पज क्या था, तो यहाँ पे 2 पर्पज दे रखे हैं। पहला पर्पज है ये हेल्प फॉर दोज हु वांटेड टू डिस्कस रिलीजियस क्वेश्चन विद देम, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर किसी को हिंदुओं के बारे में कुछ डिस्कशन करना है, हिंदू रिलीजन के बारे में कोई डिस्कस करना है, तो उनके लिए ये किताब बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि इस किताब में अलबरूनी ने इंडिया के सिस्टम के बारे में समझा रखा है, इंडिया का रिलीजियस सिस्टम के बारे में समझा रखा है, इंडिया की सोसाइटी के बारे में समझा रखा है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। तो कह रहे हैं कि ये किताब उनके लिए बहुत अच्छी है जो डिस्कस करना चाहते हैं रिलीजियस क्वेश्चन हिंदूज के साथ, साथ ही साथ में जो लोग हिंदुओं से संबंधित हैं तो उनके लिए तो ये बुक स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। मतलब इतना सारा इन्फॉर्मेशन है उस समय के बारे में, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, अगर स्पेशली आपको इस हिंदुओं के बारे में अगर बहुत ज़्यादा जानना है, ठीक है। अब हम एक हेडिंग अलग से दे रखी है बुक में, अलबरूनी इन इंडिया। अलबरूनी अब इंडिया में आ जाते हैं। तो शुरू में कहाँ पर थे, ख्वारिज्म में जन्म हुआ, फिर कहाँ लाया गया, गजनी में लाया गया। अब कहाँ पर आ जाएंगे, इंडिया में आ जाएंगे, पंजाब वाले रीजन में आ जाएंगे। कौन लेके आए थे उनको, महमूद गजनवी, वही है जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर पर क्या किया था, अटैक किया था। अब इनकी इंडिया की जर्नी हम देखेंगे, ठीक है, इंडिया में कैसे कैसे क्या क्या मतलब इनके बारे में दे रखा है। तो अलबरूनी डेवलप्ड इंटरेस्ट अबाउट इंडिया एंड गजनी, ठीक है। जब ये भाई साहब गजनी में थे तो गजनी में इन्होंने इंडिया के बारे में बहुत सुना था। तो यार भारत अपने, तो आपको पता ही है, विश्व की मतलब एक प्रकार से विश्व गुरु इंडिया को उस समय बोलते थे ना, सोने की चिड़िया इसको कहा जाता था। और इंडिया शुरू से ही फेमस रहा है, इंडिया का इतिहास एकदम मतलब गोल्डन रहा है हर टाइम में, है ना। तो इंडिया इतना फेमस था कि इन्होंने मतलब जब गजनी में थे तभी इंडिया के बारे में इन्होंने सुन लिया था, इंडिया के राजा महाराजाओं के बारे में सुन लिया था, इंडिया के बहुत सारे इतिहास से बहुत ज़्यादा वाकिफ थे, बहुत ज़्यादा ये इंडिया के इतिहास में इंटरेस्टेड भी थे। तो जब ये गजनी में रह रहे थे तभी इंडिया के बारे में उन्होंने बहुत सारा इंटरेस्ट डेवलप कर लिया था, और इनका मन था कि यार इंडिया में जाकर इंडिया के बारे में सीखें।
तो हिज इंटरेस्ट डेवलपमेंट इज नॉट अनयूजुअल बिकॉज फ्रॉम 8th century onwards संस्कृत वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स मेडिसिन वर ऑलरेडी ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक। देखो इनको अरेबी भाषा आती थी। अब ये कह रहे हैं कि यार इंडिया के बारे में ऐसा नहीं है कि ये गजनी में आके मतलब इनको इंटरेस्ट हुआ, कह रहे हैं कि इनके यहाँ पर पहले से ही 18th century से ही संस्कृत के जो वर्क है हमारे इंडिया के, जैसे एस्ट्रोनॉमी पर, मैथमेटिक्स पर, मेडिसिन में जो संस्कृत का वर्क है उसको वहाँ पे इनके एरिया में अरेबिक भाषा में ऑलरेडी ट्रांसलेट कर दिया गया था और ये उन्होंने वहीं पर पढ़ लिया था। तो ऐसा नहीं है गजनी आके इंडिया में इंटरेस्ट डेवलप, इंडिया के बारे में इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, पहले ही इन्होंने इंडिया के लिटरेचर के बारे में पढ़ लिया था, पहले ही इन्होंने इंडिया की एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, जब ये पंजाब में आए, ध्यान रखना गजनवी द एम्पायर, अब सिंपल सी बात है महमूद गजनवी ने क्या किया, पंजाब पर भी अटैक कर दिया और पंजाब को भी अपना गजनविड एम्पायर का पार्ट बना लिया था। ध्यान रखना गजनविड एम्पायर के रूलर कौन है, महमूद गजनवी। तो जब ये इनको पंजाब को अपने अंडर में ले लेते हैं तो इनको भी यहाँ पर लाया जाता है। तो ठीक है, तो व्हेन पंजाब बिकेम द पार्ट ऑफ गजनविड एम्पायर कॉन्टेक्ट विद लोकल पॉपुलेशन क्रिएटेड ए फ्रेंडली एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इन्होंने जब ये यहाँ पर आए, पंजाब में आए अलबरूनी, तो इन्होंने लोकल लोगों के साथ कॉन्टैक्ट किया और लोकल लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करके उनसे अच्छे रिलेशन बनाए और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट इन्होंने यहाँ पे डेवलप कर लिया। अब ये इंडिया में आ जाते हैं, पंजाब वाले रीजन में रह रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने मतलब आसपास के लोगों से मित्रता करना स्टार्ट कर दिया। और ये कह रहे हैं अलबरूनी ने बहुत सारे साल, कई सारे वर्ष इन्होंने ब्राह्मण पृष्ठ के साथ इन्होंने बिताए थे। अब ब्राह्मण पृष्ठ के साथ ये बिता रहे हैं, इसका मतलब क्यों बिता रहे हैं यार, ये कुछ सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे अपने साल किसके साथ गुजारे, ब्राह्मण पृष्ठ के साथ गुजारे। और क्यों गुजारे थे, क्योंकि ये चाहते थे संस्कृत सीखना चाहते थे, इसलिए यहाँ पे जितने भी विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे, ब्राह्मण थे, उनके साथ इन्होंने अपना समय गुजारा, संस्कृत भाषा को सीखा और यहाँ के रिलीजियस और फिलोसफिकल टेक्स्ट को भी पढ़ा। देखो यार, ये होता है इंटरेस्ट। आज की डेट में बच्चे एक एक चैप्टर पढ़ने में, दो चैप्टर पढ़ने में, कोई अलग अलग एक दो सब्जेक्ट ज़्यादा दे दो तो जान निकल जाती है। यहाँ इनसे सीखने लायक चीज़ें, हिस्ट्री का मतलब होता है सीखना। आप हिस्ट्री क्यों पढ़ते हो, हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं ताकि पास्ट से हम कुछ सीख सकें प्रेजेंट में और अपनी फ्यूचर को बेटर बना सकें। तो इस व्यक्ति से जितना सीखा जाए उतना ही कम है। कितनी सारी इनको लैंग्वेजेज आ रही हैं, संस्कृत जैसी टफ लैंग्वेज को यहाँ पे समझ रहे हैं, फिर यहाँ की अलग अलग किताबों को पढ़ रहे हैं। तो ये होता है मतलब एक लगन, है ना। और फिर आदमी की वैल्यू भी होती है। ठीक है, तभी इनकी वैल्यू थी, ये विद्वान थे, तभी इनको गजनवी अपने साथ लेके आ गए थे, महमूद गजनवी। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया में आए ब्राह्मण पृष्ठ के साथ और स्कॉलर्स के साथ उन्होंने समय गुजारा और संस्कृत भाषा सीखी। संस्कृत के साथ साथ इन्होंने रिलीजियस और फिलोसफिकल टेक्स्ट को पढ़ना भी स्टार्ट किया। और इन्होंने जब ये यहाँ पे इंडिया में थे तो इन्होंने बहुत सारे एरिया में, पंजाब के बहुत सारे एरिया में इन्होंने ट्रेवल किया था। नॉट ओनली पंजाब में ट्रेवल किया था, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न मतलब उत्तर भारत जो है अपना ऊपर वाला जो भारत है, वहाँ पर भी इन्होंने बहुत सारा क्या किया था, ट्रेवल किया था ऊपर वाले भारत में। ठीक है, अब यहाँ पे और दे रखा अलबरूनी वाज एक्सपर्ट इन सेवरल लैंग्वेजेस, वो स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके हैं। अलबरूनी को बहुत सारी भाषाएं आती थी और एक्सपर्ट थे, ऐसा नहीं कि हल्की फुल्की आती हूँ, एकदम एक्सपर्ट मतलब थे। और कई सारी भाषाएं आने का फायदा ये हुआ कि ये जो भी टेक्स्ट पढ़ते थे, उसको जो भी लैंग्वेज में पढ़ते थे तो कंपेयर करना आसान होता था। जब सिंपल सी बात है, आपको भी थोड़ी हिंदी अच्छी आती है और इंग्लिश भी थोड़ी अच्छी आती है, तो आप हिंदी की किताबों को भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश की बुक्स को भी पढ़ सकते हो। अगर आपको एक ही लैंग्वेज आती है, सपोज यू डोंट नो हिंदी प्रॉपरली, तो थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं समझने में, इंग्लिश को भी प्रॉपरली समझने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर तो इनको तो बहुत सारी लैंग्वेजेज आती थी, इसलिए जो भी बुक पढ़ते थे, जिस भी लैंग्वेज में पढ़ते थे, तो उसको दूसरे चीज़ों से कंपेयर कर लिया करते थे। तो कंपेयर करने से इनका सीखना और आसान हो जाता था। ठीक है, साथ के साथ में जब ये इंडिया में थे तो हमारे एक महान ऋषि रहे पतंजलि, है ना, योग गुरु रहे। पतंजलि का एक वर्क था, वर्क का मतलब इन्होंने, पतंजलि ने एक बुक लिखी थी, महाभाष्य लिखी थी, और उस संस्कृत वर्क को इन्होंने क्या कर दिया, नहीं सॉरी हाँ, ग्रामर का वर्क था, उसको इन्होंने अरेबिक में ट्रांसलेट कर दिया। दोबारा सुनना, ये जब इंडिया में थे तो हमारे एक मुनि हैं या ऋषि हैं, पहले के टाइम पे ऋषियों को ही मतलब साइंटिस्ट मतलब ऋषि की फॉर्म में हुआ करते थे। तो पतंजलि है, इन्होंने ग्रामर पे काम लिखा था, संस्कृत में लिख रखा था इन्होंने, तो उस चीज़ को इन्होंने अलबरूनी ने अरेबिक भाषा में ट्रांसलेट कर दिया। तो यहाँ पर रहते रहते इन्होंने यहाँ का जो लिटरेचर है, इंडिया में जो बुक्स हैं, उनको ये किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अरेबिक भाषा में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि उनको खुद पढ़ सके, एज वेल एज आने वाली जनरेशन वो भी पढ़ चुके हैं ना। और अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए, अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पतंजलि का जो संस्कृत में वर्क था ग्रामर का, उसको इसमें अरेबिक में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ के अपने ब्राह्मण फ्रेंड्स के लिए एक ब्राह्मण ने कहा कि सर हमें भी कुछ मतलब ट्रांसलेट करके दे दो वहाँ के वर्क के बारे में। तो एक व्यक्ति है मैथमेटिशियन यूक्लिड के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यूक्लिड जो कि ग्रीक मैथमेटिशियन थे,
तो यूक्लिड के जो मैथमेटिशियन है उसके काम को इन्होंने संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट कर दिया, किसके लिए, ब्राह्मण फ्रेंड्स के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में आके इंडिया के टेक्स्ट को अरेबिक भाषा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब इन्होंने दोस्ती की ब्राह्मण से तो उनकी हेल्प के लिए उन्होंने कहा कि हमें भी कुछ मतलब वहाँ के लिटरेचर के बारे में जानना है, तो उसको आप अगर हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो तो दैट विल बी वंडरफुल, ठीक है। तो इन्होंने यूक्लिड का जो मैथमेटिक्स का जो वर्क था उसको संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट कर दिया था, तो ऐसा भी इन्होंने किया था, ठीक है। अब देखो इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम है किताबुल हिंद, और उसके बारे में तो हम आगे चर्चा करेंगे डिटेल में कि क्या थी, कितने चैप्टर थे, किस चीज़ के बारे में बताया गया था। तो अब यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पर आकर उन्होंने बुक लिख दी, तो ये ट्रेवलर की तरह आए थे, अब इंडिया में आए एज ए ट्रेवलर थे, और ट्रेवल के दौरान जो किताब लिखी जाती हैं, जो बुक्स लिखी जाती हैं, तो वो कहलाता है हमारा ट्रेवल लिटरेचर। क्या कहलाता है, ट्रेवल लिटरेचर। तो इनके समय तक अब ये ऐसा समय आ चुका था कि लोग अब ट्रेवल लिटरेचर को ऑलरेडी एक्सेप्ट करने लग गए थे। ट्रेवल लिटरेचर जो था एक सोर्स ऑफ नॉलेज बन गया था, ठीक है। उस समय पर तो मतलब अगर गूगल तो था नहीं उस समय पर, तो ऐसे बाहर जब जो लोग जाते थे घूमने, जो लोग जाते थे ऐसे फॉरेन ट्रेवलर्स जो जाते थे, उन्हीं के अकाउंट्स को हम पढ़ते थे, ठीक है। जैसे चाइनीज कई सारे लोग इंडिया में आए थे, फाइयान आया था, हेंशंग आया था चाइनीज, तो इन्होंने इंडिया के बारे में किताबें लिखी, चाइना में चले गए, वहाँ पर लोग इंडिया के बारे में उनके ट्रेवल अकाउंट से ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ट्रेवल लिटरेचर वाज ऑलरेडी एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ अरेबिक लिटरेचर, तो अरेबिक लिटरेचर का पार्ट बन चुका था ट्रेवल लिटरेचर। एंड दिस लिटरेचर कंटेंड फार अवे लैंड्स लाइक सहारा डेजर्ट इन वेस्ट एंड रिवर वोल्गा इन नॉर्थ। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं जो ट्रेवल लिटरेचर है इसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। आप देखो अफ्रीका में एक डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, उसकी जानकारी मिलती है, साथ ही साथ में वोल्गा रिवर, आप सबको पता है वोल्गा रिवर कहाँ पर है, रशिया में वोल्गा रिवर है, वहाँ तक तो इतना सारा, मतलब आप सोचो, ये मैं दिखाता हूँ मैप, ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका में ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको हम सहारा डेजर्ट बोलते हैं, और ये रशिया है, रशिया में इस जगह पर एक रिवर है जिसका नाम है वोल्गा रिवर। तो मतलब ये नॉर्थ हो गया, इधर वेस्ट हो गया, तो आप देखो इधर वेस्ट साइड में, ऊपर नॉर्थ साइड में, तो इतने सारे एरिया के बारे में जानकारी उस समय हमें किससे मिलती थी, इसी ट्रेवल लिटरेचर से मिलती थी। तो बिफोर 1500 फ्यू पीपल इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया वुड हैव रीड अल-बरूनी। तो 1500 से पहले तो लोगों ने इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा था, मगर 1500 के बाद जब इनका वर्क बाहर आया तो लोग इनको पढ़ने लगे। तो 1500 से पहले तो इतना ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ा था, उसके भी पीछे एक रीज़न है, क्योंकि आपको पता है 1500 से पहले प्रिंटिंग कल्चर नहीं आया था। तो प्रिंटिंग कल्चर आने के बाद किताबों को छापना बहुत ज़्यादा आसान हो गया था, है ना, मल्टीपल कॉपीज़ करना तैयार हो गया था। उससे पहले क्या है, हाथों से ही किताबों को कॉपी करना पड़ता था, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था। तो पहले 1500 से पहले नॉट ओनली इन इंडिया, इवन आउटसाइड द इंडिया बहुत ज़्यादा लोग अल-बरूनी के बारे में नहीं जानते थे, इनके काम के बारे में नहीं जानते थे, मगर 1500 के बाद इनके काम के बारे में बहुत सारे लोग जानने लगे। और इन्होंने जो किताब लिखी वो किसके बारे में लिखी थी, इंडिया के बारे में लिखी डेफिनेटली, तो इंडिया के बारे में भी लोग इनडायरेक्टली जानने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये पार्ट बने, इसके मतलब 2-3 पार्ट में मैं अल-बरूनी को फिनिश करूंगा, बाद में उसका एक कंपाइल्ड वीडियो भी दे दूंगा। तो जब दूसरा वीडियो आप देखें तो उसको रिवाइज जरूर कर लें, ठीक है। तो thank you so much, keep learning, keep enjoying, and God bless you all.